बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों के राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कारों से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया और भूमध्य सागर का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह असहमत मान्यता रही थी कि पूरब यूरोप विश्व का केंद्र है। विषय 8 देखिए। 14वीं शताब्दी से यूरोप इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती थी, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखगारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। 19वीं शताब्दी के इतिहासकार ने रेनेसां शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को बताता है। स्विट्जरलैंड में ब्रसेल्स विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट 1818 से 97 तक ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके 1795 से 1886 के विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरुओं की सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। 1860 के बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों को ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार का मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। एक व्यक्ति आधुनिक था जब मध्यकालीन मानव पर चर्चा का नियंत्रण था। इटली नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय भी कोई एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम को पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र समांती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लैटिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिमी में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हें परिवर्तनों ने इटावली संस्कृति का पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाहों पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग देखिए विषय 5 से व्यापार आरंभ किया, तो इसके
कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों के मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग चित्र मानचित्र एक इटली का साम्राज्य दिखाया गया। स्विस संघ, पदुआ, वेनिस, मांतुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस, जेनेवा, इटली के राज्य, रोम, एड्रियाटिक सागर, कोर्सिया, सार्डिनिया, टर्डिनिया सागर, सिसिली, भूमध्य सागर केवल के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्य में एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस पृष्ठि से अलग थे और यहाँ पर अधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिसमें नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाह के हाथों में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज्य कार्डिनल गैस्परो कॉन्टरिन 1483 से 1542 में अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में अपने नगर की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस में संयुक्त मंडल कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसे परिषद के हाथ में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों की सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वज ने ऐसा नियम क्यों बनाया है कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में उन जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासक की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किए जाएं, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इसमें अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करता है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सचरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है वे प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियमों को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें, क्योंकि ऐसा करने में चंद लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और न संयुक्त मंडल की गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हों या वे लोग हों जो अपनी विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हों। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये चित्र में जी बेलिनिया का द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस के स्मृति की पुनर्प्राप्ति चित्र 1370 की एक घटना की याद में 1500 में बना हुआ। इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी 1300 में इटली के पदुआ विश्वविद्यालय के मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रोकार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 में जेफरी चांसर को कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 में ब्रुनलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनिया के बाइजेंटाइन शासक का ऑटोमन तुर्क के पराजय किया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप मूवेबल टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांशों का गणना किया। 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 1495 लियोनार्ड द विंची ने द लास्ट सपार अंतिम भोज चित्र बनाया। 1512 माइकल एंजिल ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया। क्रियाकलाप एक इटली
के मानचित्र में वेनिस को ढूंढिए और पृष्ठ संख्या 154 पर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आप नगर का वर्णन कैसे करेंगे? यह शहर किस कैथीड्रल नाम नगर से भिन्न है? विश्वविद्यालय मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहर में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पदुआ और बोलोनिया बोगो बोलोन बोगले बोगल बोलोनिया बोलोगना विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलापों व्यापार और वाणिज्य संबंधित थे। इसीलिए वकीलों और नोटरी या सेलिसिटर और अभिलेखापाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझते तैयार करते। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने लगा। फ्रेंचस्को पेट्रॉर्क 1304 से 1378 इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते। पेट्रॉर्क के लिए पूर्व काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जो प्राचीन यूनानियों और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। अंततः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकार ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशक में मानवतावाद शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लैटिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिसमें ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सीसरो 106 से 43 ईसा पूर्व ने, जो कि जूलियस सीजर का समाकलन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारकों ने अपने विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रॉर्क का अस्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं फ्लोरेंस के मानवतावाद जोवान्ने पिको देल्ला मिरांडोला गोविन्यो पिको देला मिरांडोला 1463 से 94 ने अन दी डिग्निट ऑफ मैन 1486 नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा। प्लेटो और अरस्तु ने के अनुसार सत्य की खोज करने और उसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठी से जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह सही तरह है जैसे शरीर को मजबूर बनाने के लिए कसरत करते हैं, दिमाग को ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमाग ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ उसकी संपन्नता से बनती थी। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोग का बड़ा हाथ था। उनमें से एक व्यक्ति थे दंते अलिगिहरी 1265 से 1321 में, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपने कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो 1267 से 1337, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्रित फ्लोरेंस 1470 में बनाया गया था एक चित्रित है पोर्ट्रेट बनाए, जिनके बारे में रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और उनके हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग
हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था। ये चित्र जोटो द्वारा रचित चित्र अस्सी इटली में है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की शताब्दी बाद सभ्यता के सही रूपों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्य काल जैसे संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च के लोगों की सोच की तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों की समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों के आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले कालों के लिए किया। मानवतावादियों के बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम पीरियड स्टेशन 5 से 14 शताब्दी मध्य युग, 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग था, 9 से 11 शताब्दी आरंभिक मध्य युग था, 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग और 15 शताब्दी से आधुनिक स्टार्ट। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया और इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोज और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दी की संस्कृति, समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित नहीं लगा। विज्ञान और दार्शनिकों अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वान की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत में पांडुलिपियों और संरक्षण के अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, औषध विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टालमी के अलमजेक्स खगोलीय शास्त्र पर रचित ग्रंथ थे। 1100 रचित थे। 140 ईसा के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। मैं अरबी भाषा के विशेष उपमद अल का उल्लेख जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंध को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, वे अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना लातीनी में एबी सीना 980 से 1037 और आर्य विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रसूद लैतिन में अविरोज 1226 से 98 के दार्शनिक ज्ञान फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या और कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाए जाने लगे। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। इन व्यक्तियों के नाम की यूरोपीय वर्तनी के बाद की पीढ़ियों को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादी के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों के मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो
इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतनी ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से सुंदर आकृति नहीं बन सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर लिया हो। अल्टावर डयूर अबरचेट डयूर 1471 से 1528 में डयूरर द्वारा बनाया गया यह एक रेखाचित्र प्रार्थनात हस्त 16वीं शताब्दी की इतावली संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। डयूरर का तुलिका चित्र 1508 प्रार्थना रत हस्त दिखाया गया है। द पॉइंट चित्र में माइकल एंजिलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण कराते हुए दिखाई गई है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दी पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर के उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतावली वास्तुविद को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनोटेलो 1386 से 1466 ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकाल का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए और बेल्जियम मूल के एंड्रियस वेसुलियस 1514 से 64 तक पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर को चीर-फाड़ डिसेक्शन की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान साइकोलॉजी का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्ड द विंच 1552 से 1519 का है, जिनका आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शारीरिक रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत था। उन्होंने मोनालिसा द लास्ट सफर चित्रों का रचना की। उनका यह सपना था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पंछियों के उड़ान का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़ान मिशन फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप डिजाइन बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्ड द विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। क्रियाकलाप 16वीं शताब्दी के इटली कलाकारों की कृतियों की विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये नीचे कलाकारी दी गई है। 16वीं शताब्दी में इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्य कालीन अनेक भवनों की विशिष्टता की नकल की। चित्रकार के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें जब यह मालूम हो गया कि रेखागणित ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्रकारी अपने परिदृश्य पर स्पेसिव को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों की थ्री डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है, तो लेप चित्र पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों के पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्र में दिखाई गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। विषय 5 देखिए। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद रियलिज्म कहा गया। यथार्थवाद
की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धा पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों पुरातत्वों का नया हुनकार था। द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्गों के लोगों ने उन वास्तुविदों आर्किटेक्ट को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लोक चित्र, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस कला में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुर्नारेट्टी 1475 से 1564 है, जिन्होंने पोप के सिटीन चौपाल की भीतरी छत पर लेप चित्र, द पाइट नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे की गुंबद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रुनेलिसी ने 1337 से 1446 में, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद ड्यूमो का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। वे अपने पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उनके संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से। प्रथम मुद्रित पुस्तकें दूसरे देशों में लोगों यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्र, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो वे उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेश तक पहुँचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोलों शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनीतिक मंगोल शासक के राज्य दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीकी से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीनीकरण अग्नि शास्त्र, कंपास और फलक एबेकस के विषय भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहन्नेस गुटनबर्ग 1400 से 58, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु मॉन्क बाइबिल को केवल एक ही प्रति लिख पाता था। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिक ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लैटिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ। चूंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, और छात्र को केवल अध्यापकों के व्याख्यान के बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचारक मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुई। नए विचार को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रक पुस्तक कई 100 पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तक को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था, और इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के मानवतावादी संस्कृति का अल्पास पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों थे। मनुष्य की एक नई संकल्पना मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बारबोरो ने 1390 से 1454 ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लॉरेंजोवाला 1406 से
1497 संतावन 1457 1450 ड्यूमा फ्लोरेंसा की कैथीड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रूनेलेसी ने बनाया। लियो बस्तिस्ता अल्बर्टी लियो बस्तिस्ता अल्बर्टी 1402 से 72 के ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के समायोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य की पूर्णता जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक अनप्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधकता की आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किसी एक तरफ विनम्रता में बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किससे दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सीमांत समाज विश्वास करता था के विरुद्ध गया। निकोल मैचियोवेली अपने ग्रंथ द प्रिंस 1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातें को अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है। मैं कहता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो उनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कि कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु, एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय, एक व्यक्ति परुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी, एक व्यक्ति विशिष्ट दूसरा घमंडी, एक व्यक्ति आमुक दूसरा पवित्र, एक निष्पट दूसरा चालाक, एक अड़ियल दूसरा लचीला, एक गंभीर दूसरा छिछोरा, एक धार्मिक दूसरा संदेही इत्यादि। मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वो अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। महिलाओं की आकांक्षाएं, वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामलों में भी वे निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी वे अपने छोटे लड़के को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च को सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए 2 परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंधन नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी नम का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को इस स्थिति में संभालती थी जब
उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात्य संपन्न परिवारों के भी विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा के भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कांसिद्रो फेदेल फेदेल कैंसिद्रो 1465 से 1558 ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करनी चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम यूनानी और लैटिनी भाषा के विद्वान के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदेले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्हें गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा को ज्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला द इस्ताबेला इस्तिबे 1474 से 1539 थी। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये चित्र में ये इसाबेल दी इस्ती का चित्र दिया गया है। क्रियाकलाप महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला फेदेल और एक पुरुष कास्टिलियोनी द्वारा अभिव्यक्ति भावों की तुलना कीजिए। उन लोगों की सोच से क्या महिलाओं का एक निर्दिष्ट वर्ग ही था? लेखक और कूटनीतिज्ञ बल्थासर कास्टिलियोनी ने अपनी पुस्तक द कार्डियर 1528 में लिखा है, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव, भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष ने सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यह कहना बिल्कुल अपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्ठा और परुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छी है कि उसमें कोमलता और सहृदयता हो। एक स्त्री योजित मधुरता का आभास उसके हर हाव में हो और उसके चल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्यों में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसके हर हाल में एक स्त्री के रूप में दिखाई न कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुषों के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, इसरालू, कटु और उदंड न होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और दरबारों के दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोग दूसरे प्रशंसा ही नहीं की गई वरना उसको अपमान भी अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतावली सहकर्मियों
की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बीते गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनकी दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे कि वे दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर 1478 से 1535 और हॉलैंड के इररस्म 1466 से 1536 तक का यह मानना था कि चर्च एक लचीला और साधारण लोगों से बात बात पर टूट घसोट करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठेंगने का सबसे सरल तरीका पॉप सोक्रिटी इंडुजिनस नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखल अंदाजी से चिढ़ते थे, और जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्ति पर पादरियों का दावा कंसेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कंसेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कंसेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परिवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर के पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उनके एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवादक नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों का उर्लिक ज्विंगली 1484 से 1531 के बाद जॉ केविलिन 1509 से 64 के ने काफी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबोप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष सेल्वेस्टेशन के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने ही सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए उनसे कर देना की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडले ने 1494 से 1536 में प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ का ज्ञान से दूर रखने के लिए
यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण कॉन्सिक्वेंस में बने रहे, जिससे उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठ धर्म सिद्धांत चलते रहे, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू स्टेटमेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ की मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध न हो। इस अनुवाद से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। न्यू स्टार्टमेंट बाइबिल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। लूथर ने आमूल परिवर्तन, रेडिकलाइजेशन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समाकालीन किसान विद्रोह का दमन कर रहे हैं। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवाद फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिले गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक के को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से संबंध अपने तोड़ दिए। इससे उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूत नहीं रह सका और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लिग्नियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जो स्वीट कहलाते थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना था। क्रियाकलाप 4, वे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी कैथोलिक चर्च की आलोचना करते थे? 16वीं और 17वीं शताब्दियां। 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन किया। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसेस की रचना। 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। 1525 में जर्मन में किसान विद्रोह। 1543 में एड्रियास बेसोलियस द्वारा ऑन द एंटीमनी ग्रंथ की रचना। 1559 में इंग्लैंड में आंग्ला चर्च की स्थापना, जिसका प्रमुख राजा रानी थे। 1569 में गेरहार्डस मार्केट ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र सिलिंडर मैप बनाया। 1582 पोप ग्रेगोरियन 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। 1628 में विलियम हार्वे के ने हृदय को रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ा। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना। 1687 में आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स का प्रकाशन हुआ। खगोलीय का अर्थ दैवीय या स्वर्गीय है, जबकि पार्थिवी की दुनिया गुण अंतर्निहित है। कोपरनिकस क्रांति। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की है। यूरोपीय वैज्ञानिक के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समाकालीन कोपरनिकस 1473 से 1543 के काम में आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों का अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यूनिवर्सल के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह के एसेंशियल प्लेनेट घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि इसकी
उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वो अपनी पांडुलिपियां द रियूलेशन नीब्स डी रियूनेशन लीव्स परिभ्रमण को प्रकाशित करना नहीं चाहते थे। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर अड़े थे, तब उन्होंने अपनी पांडुलिपियां अपने अनुयायी जोसिम रिडिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों में थोड़ा समय लगा। काफी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर, खगोलीय शास्त्र जोहानेस कपलर 1571 से 1630 तक, गैलीलियो गैलीली ने 1564 से 1642 ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कॉपरनिकस की आत्मचित्र बताई गई है। कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सौर मंडल में सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार सर्कल्स रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान की जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। ब्रह्मांड का अध्ययन गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और एवं प्रयोग पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से अपनाने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य एवं प्राकृतिक ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेशवाहकों और नास्तिकों के मन में सारी दृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्राकृतिक ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचार को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिकी संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यान का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस साल में अतीत में साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? इंग्लैंड में पीटर्सबर्ग जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यता का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वान और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगत पूर्व एशियाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन पिछली शताब्दी के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृति से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व बाहरी और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेखन किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इस प्रकार के साहित्य की कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकल सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था।
रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव भरे, लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित थी। विश्व का सब बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन नेविगेशन की नई तकनीकी विश्व विषय 8 में देखिए ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तर अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सिखाने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोम वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किए। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रीकृत दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। लोगों के जीवन के सार्वजनिक क्षेत्रों का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्रों में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों 3 ऑर्डर्स में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र नहीं होता था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की पहचान इस प्रकार की राजनीति के रूप में अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लैटिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप सब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था।